वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी के स्वागत है। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासागर आपके लिए लेकर आए हैं और सारे ही प्रश्न हमने जो हमारा पीईबी है उसी के एग्जाम के हिसाब से इनको डिजाइन किया है और सारे ही हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। और जो सीरीज है ये आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एवं राज्य में जितनी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, या एक लाइन में कहूं तो वे सभी परीक्षाएं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहां पर आपको ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, हम 1 घंटे के करीब वीडियो अपलोड करते हैं और आप उसको सिर्फ 1 से 2 मिनट देखते हैं, तो ये भी एक समझ से बाहर वाली बात है कि 1 घंटे का वीडियो 1 से 2 मिनट में आप कैसे देख लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो पूरा देखें जिससे कि आप हमारा कंटेंट समझ पाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो दोस्तों, अभी तक हमने टोटल कितने 7 चैप्टर कर लिए हैं, 7 अध्याय हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वन एवं पर्यावरण। क्या है? वन एवं पर्यावरण। तो टोटल दोस्तों ये वाला चैप्टर आज देखेंगे और इस चैप्टर से हम टोटल आज कितने 96 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 96 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। और अब तक चैनल पर कितने 19 वीडियो अपलोड कर दिए हमने। एमपीजी के क्वेश्चन नाम से पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें 19 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है एमपीजी के। आज हमारा 20वां वीडियो होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट को। तो जो हमारे 19 वीडियो है उनमें हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश का गठन, जिले एवं संभाग, तीसरा था हमारा मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, 4th चैप्टर था हमारा नदियां एवं जलप्रपात, 5वां चैप्टर था हमारा सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 6वां चैप्टर था हमारा जलवायु और 7वां चैप्टर था मृदाएं। तो दोस्तों, इनके सारे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं 7वां चैप्टर के। और आज से हम 8वां चैप्टर का श्री गणेश करने जा रहे हैं। नया चैप्टर देखेंगे आज से हम वन एवं पर्यावरण। तो चलिए इस चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो आज का पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देश के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में विस्तृत है। दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे भारत में जितना भी टोटल फॉरेस्ट है, वन है, उसका टोटल एरिया मध्य प्रदेश में कितना है, यानी कि पूरे भारत का जो वन है उसमें से मध्य प्रदेश के पास कितना अपना प्रतिशत हिस्सा अपने मध्य प्रदेश के पास है। तो पहला है हमारा 16.8%, दूसरा है हमारा 12.4%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 9.38% और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड 12.4%। तो पूरे भारत का 12.4% वन मध्य प्रदेश अपने पास रखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में इको पर्यटन विकास निगम ने कहाँ इको जंगल कैंप तैयार किया था। तो कैंप का नाम था इको जंगल कैंप और इसको विकसित किसने किया है? तो हमारे किया है इको पर्यटन विकास निगम ने। किसने? इको पर्यटन विकास निगम ने। तो कहाँ पर इसको तैयार किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रायसेन में, दूसरा है मुरैना जिले में, तीसरा ऑप्शन है हमारा धार में और फोर्थ है हमारा सिवनी में। कहाँ पर? सिवनी में। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में। तो रायसेन जिले में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम ने इको जंगल कैंप तैयार किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रायसेन। दोस्तों, ऐसे ही एक और इको ट्रैकिंग मध्य प्रदेश के जो हमारा इको पर्यटन विकास निगम ने इसने विकसित किया है और वो हमारे मंदसौर जिले में किया है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। जो हमारी गांधी सागर अभ्यारण्य है उसमें इंगलाजगढ़ का किला भी उसके अंदर पड़ता है। तो वहां पर दोस्तों एक इको ट्रैकिंग विकसित किया है हमारे इको पर्यटन विकास निगम ने। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि इंगलाजगढ़ इको ट्रैकिंग किस जिले में है, तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा मंदसौर जिले में। बाकी इको जंगल का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रायसेन जिला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के वन है उनको जलवायु के आधार पर हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 4 भागों में, दूसरा है ऑप्शन 3 भागों में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 भागों में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5 भागों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको हमने 3 भागों में। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के वनों को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भोपाल शहर के बाद हाल ही में किस शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में दोस्तों? तो ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा है हमारा रीवा, तीसरा है हमारा मुरैना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा होशंगाबाद। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका जबलपुर। क्या रहेगा? जबलपुर। तो भोपाल के बाद हमारी जबलपुर सिटी को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन से? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितनी सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम, जहां पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर। दूसरा हमारा इनमें से कोई नहीं,
तीसरा है हमारा 100 से 150 सेंटीमीटर, और तीसरा है हमारा फोर्थ ऑप्शन है हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर। क्या है? 50 से 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन हमारा सागर जिले में, दूसरा है हमारा जबलपुर में, तीसरा है हमारा खंडवा में, और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार हमारे सागर में, जबलपुर में और खंडवा तीनों ही जगह। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? दोस्तों वहां पर अभी हमने पिछले प्रश्न में बात करी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की, और यहाँ बात करें हम उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की। तो प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा कि निम्न में से कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं? तो पहला है हमारा 50 से 100 सेंटीमीटर, दूसरा है हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है हमारा 25 से 75 सेंटीमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 100 से 150 सेंटीमीटर। क्या है? 100 से 150 सेंटीमीटर। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि जो हमारे कांटेदार वृक्ष होते हैं, कटीले वृक्ष, वो कहाँ उगते हैं? जहाँ पर लेस वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा 25 से 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 से 75 सेंटीमीटर। दोस्तों जहाँ पर भी पानी की कमी आती जाती है, फिर वहाँ के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां कांटों का रूप लेने लग जाती है। क्या का? तो जो पत्तियां होती है वो फिर कांटों में बदलने लग जाती है। यही कारण है कि जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रजाति के आधार पर वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? किसके आधार पर? वहां भी हमने जलवायु को देखा था, अभी हम देख रहे हैं प्रजाति के आधार पर। तो पहला ऑप्शन हमारा 4 भागों में, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 भागों में, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8 भागों में, और फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो है 5 भागों में। क्या है? 5 भागों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको 3 भागों में। तो प्रजाति के आधार पर जो हमारे वन है इनको हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने? 3 भागों में। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वनाधिकार उत्सव का आयोजन हुआ? तो कौन सा वनाधिकार उत्सव का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो पहला है हमारा इंदौर में, दूसरा है हमारे भोपाल में, तीसरा ऑप्शन है हमारे बालाघाट में, और फोर्थ है हमारा होशंगाबाद में। कहाँ पर? होशंगाबाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भोपाल में, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो यहाँ पर दोस्तों हाल ही में वनाधिकार उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों भोपाल के अंदर ही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हमारे भोपाल में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से साल किस प्रकार का वन है? दोस्तों हमारा साल होता है वो किस प्रकार का वन है? तो पहला है हमारा अर्ध आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है हमारा पर्णपाती, तीसरा है हमारा विस्तृत वन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन। तो जो हमारा साल होता है ये किस प्रकार का वन है? तो ये हमारा आर्द्र पर्णपाती वन है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वनों में लोगों का प्रवेश वर्जित होता है? यानी दोस्तों कोई किस टाइप के वन होते हैं जहां पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित होता है? तो पहला है हमारा संरक्षित वन, दूसरा ऑप्शन है हमारा अवर्गीकृत वन, तीसरा ऑप्शन है हमारा आरक्षित वन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरक्षित वन। तो जो आरक्षित वन होते हैं वहां पर आम लोगों को प्रवेश नहीं देना, उनका प्रवेश वर्जित होता है। किसमें? आरक्षित वन में। ये दोस्तों यूं कही जाए तो संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन तीनों में ही लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, क्योंकि अंदर जाके जब भी हम फॉरेस्ट में जाते हैं और मानवीय गतिविधियां करते हैं तो उसको फॉरेस्टर को काफी उससे नुकसान होता है। वहां पर लोग पेड़ काटने लग जाते हैं, शिकार करते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार का वन रहे उसमें आम लोगों का प्रवेश वर्जित ही रहना चाहिए। तो संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन, तो इन तीनों में से जो हमारा आरक्षित वन होता है उसमें लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला है, किस वर्ष प्रदेश में वन विभाग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों कौन सा साल था जब मध्य प्रदेश में हमारे वन विभाग की स्थापना की गई थी? तो पहला है हमारा 1872, दूसरा है अपना हमारा 1906, तीसरा ऑप्शन है 1972, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1860। क्या है? 1860। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1860 में। तो मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना दोस्तों 1860 में, यानी कि ब्रिटिश राज में ही कर दी गई थी। तो 1860 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। और दोस्तों हाल ही में भी हमारे वन रक्षक की वैकेंसी निकली हुई है, 20 जनवरी से उसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे सारे वीडियो देखिए, और हम जो भी नए वीडियो डाल रहे हैं उनको भी आप जरूर देखें। आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही सफलता दिलवाने में सार्थक होंगे। आपका प्रयास करेंगे हमारे वीडियो, तो आप जरूर देखें। तो किस वर्ष प्रदेश में वन विभाग की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1860 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम राज्य जहां ब्रिटिशकालीन वन नीति 1894 में क्रियान्वयन हुआ। तो दोस्तों जो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशकालीन वन नीति बनाई थी 1894 में, तो सर्वप्रथम उसको लागू किस राज्य ने किया था? तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश ने, दूसरा है बिहार ने, तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश ने, और फोर्थ है हमारा मिजोरम ने।
तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश ने। तो सर्वप्रथम ब्रिटिशकालीन वन नीति 1894 में मध्य प्रदेश में अपनाया था, मध्य प्रदेश में उसका क्रियान्वयन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संरक्षित वन अधिनियम लागू कब हुआ? जो हमारा मध्य प्रदेश का संरक्षित वन अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन हमारा 4 अप्रैल 2005, दूसरा ऑप्शन हमारा 1 नवंबर 2010, तीसरा ऑप्शन हमारा 19 अप्रैल 2010 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 4 जून 2015। कब? 4 जून 2015। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 4 जून 2015 को। तो मध्य प्रदेश में संरक्षित वन अधिनियम 4 जून 2015 को लागू हुआ था। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? कौन सी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो पहला है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, दूसरा है हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ग्रामीण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो दोस्तों हमारा एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को जारी करता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है हमारा वन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्रमशः कितने वर्षों में जारी की जाती है? तो दोस्तों जो हमारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है जिसको एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जारी करती है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, तो ये कितने वर्षों में जारी होती है? तो पहला है हमारा 3 वर्षों में, दूसरा ऑप्शन हमारा 2 वर्षों में, तीसरा ऑप्शन हमारा 4 वर्षों में और फोर्थ ऑप्शन हमारा 5 वर्षों में। तो करेक्ट आंसर देगा है दोस्तों हमारा 2 वर्षों में। कब? तो प्रत्येक 2 वर्ष में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्रमशः हमारी जारी होती है। और इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ये देहरादून से आती है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्रमशः कितने वर्षों में जारी होती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 2 वर्षों में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? कौन सा? तो मध्य प्रदेश राज्य का वन विकास अभिकरण। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 2 जून 2014 को, दूसरा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है हमारा 15 सितंबर 2010 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 19 अप्रैल 2010। क्या है? 19 अप्रैल 2010। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा 19 अप्रैल 2010। तो मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन 19 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनिमय अधिनियम 1984 कब लागू हुआ था? काष्ठ है दोस्तों लकड़ी। तो मध्य प्रदेश लकड़ी चिरान विनिमय अधिनियम 1984 कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 9 सितंबर 1972 को, दूसरा है हमारा 15 नवंबर 1974, तीसरा ऑप्शन है हमारा 15 दिसंबर 1983 और फोर्थ है हमारा 24 अक्टूबर 1980। क्या है? 24 अक्टूबर 1980। तो करेक्ट आंसर इसका हमारा 15 दिसंबर 1983 को लागू हो गया था हमारा कौन सा? तो मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान विनिमय। और दोस्तों काफी इसमें चेंजेस करने की जरूरत है क्योंकि 1983 में काफी पुराना हो गया है और आप देख ही रहे होंगे कि आरा मशीन में अंधाधुन जो हमारी लकड़ियां हैं उनकी चराई हो रही है। मैं दोस्तों गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव से रोजाना करीब 1 से 2 ट्रैक्टर लकड़ियां भर दी जाती हैं आरा मशीन्स पर। तो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और जो हमारे 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य है कि हम कार्बन फ्री हो जाएंगे, तो उसमें दोस्तों हमें पेड़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तभी जब पेड़ रहेंगे तभी हम कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों गाँवों में खुलेआम बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जो काष्ठ चिरान अधिनियम है हमारा 1984 का, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। इसमें कुछ नए प्रावधान लाने की जरूरत है ताकि थोड़ा लकड़ी का जो कटाव है वो कम हो। या ये काम हम ग्राम पंचायत स्तर पर भी सौंप सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो लकड़ियां कटती हैं उस पर थोड़ी बहुत रोक लगाएं। तो हमारा मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 15 दिसंबर 1983 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट है जो प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो इसका कौन सा संस्करण जारी हुआ है? तो पहला देखते हैं हम 16वां, दूसरा हुआ है हमारा 15वां, तीसरा ऑप्शन है हमारा 17वां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 14वां। क्या है? 14वां। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों 19वां। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में जो इसका संस्करण हुआ है वो कौन सा संस्करण है? तो इसका 16वां संस्करण है। जो 2021 में आएगा वो कौन सा रहेगा? हमारा 17वां। और जो 2023 में आएगा कौन सा रहेगा? 18 में, क्योंकि अभी वर्तमान 2023 चल भी रहा है। तो जो 2023 में हमारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का संस्करण आएगा तो वो दोस्तों हमारा 18वां संस्करण रहने वाला है। तो करंट अफेयर से जुड़ा है तो आप इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में अस्तित्व में आया? कौन सा? तो दोस्तों स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या राज्य वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो पहला ऑप्शन हमारा 1972, दूसरा है हमारा 1963, तीसरा है हमारा 1986 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1976। क्या है? 1976। तो
तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 1963। तो मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963 में बना था, उस समय यह अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा हमारा? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम जबलपुर में, दूसरा है हमारा इंदौर में, तीसरा है हमारा ऑप्शन छिंदवाड़ा में, और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भोपाल में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारे दोस्तों जबलपुर में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी हमारी जबलपुर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो हमारे जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। तो ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में औषधियों के विपणन के लिए कितने संजीवनी केंद्र स्थित किए हैं? दोस्तों विपणन यानी उनका वितरण करना, बांटना। तो प्रदेश में औषधियों के विपणन के लिए कितने संजीवनी केंद्र स्थित किए गए हैं? तो पहला हमारा 29 संजीवनी केंद्र, दूसरा हमारा 25 संजीवनी केंद्र, तीसरा ऑप्शन हमारा 26 संजीवनी केंद्र, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 28 संजीवनी केंद्र। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा 28 संजीवनी केंद्र। तो मध्य प्रदेश में औषधियों के वितरण के लिए 28 संजीवनी केंद्र हमने स्थित किए। कितने? 28 संजीवनी केंद्र। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना वर्ष 1995 में किस संस्था की सहायता से शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना है वो? मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना जो कि 1995 में लागू हुई थी। तो किस संस्था से सहायता प्राप्त है? तो पहला देखते हैं हम विश्व बैंक से, दूसरा है हमारा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा है हमारा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और फोर्थ ऑप्शन हमारा यूनिसेफ। क्या है? यूनिसेफ। तो करेक्ट आंसर दोस्तों विश्व बैंक। तो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना हमारी किससे सहायता प्राप्त है? तो ये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट है। और कभी इसका वर्ष पूछ ले तो वर्ष रहेगा हमारा 1995। प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1995 में। और सहायता कौन कर रहा है इसमें? तो हमारी वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रही है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना था? दोस्तों यानी प्रश्न पूछ रहा है कि जो वन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें मध्य प्रदेश में वन एरिया कितना था? टोटल हमारा जो फॉरेस्ट है वो कितने एरिया में था? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 77,414 वर्ग किलोमीटर, दूसरा हमारा 77,482 वर्ग किलोमीटर, फिर तीसरा है हमारा 76,414 वर्ग किलोमीटर, और फोर्थ है हमारा 77,100 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सेकंड 77,482 वर्ग किलोमीटर में जो हमारा 2019 में वन पारिस्थितिकी की रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा टोटल एरिया कितना था? 77,482 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट का। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र कितना था? दोस्तों अभी हमने 19 की बात की, अब 17 की बात कर रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। कब? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है, और हाल फिलहाल में भी वन रक्षक और जेल प्रहरी दोनों की वैकेंसी निकली हुई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 77,414 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा 77,418 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन हमारा 76,414 वर्ग किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 76,418 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन है 77,414 वर्ग किलोमीटर टोटल हमारे पास फॉरेस्ट एरिया था। कब? 2017 में। कब? 2017 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक भारत के वन कार्बन का कितने प्रतिशत था? यानी दोस्तों हमारा टोटल जो भारत जो हमारा मान लो एक दिन में हम 100 कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? 100 कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। तो कितने कार्बन के जो कार्बन है उसका स्टॉक हमारा मध्य प्रदेश के जंगल सोख रहे हैं। तो पहला है हमारा 7.2%, दूसरा हमारा 11.2%, तीसरा हमारा 8.5%, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 9.82%। क्या है? 9.82%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.82%। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन 4। तो अगर मान लो देश भर में भारत देश दिन भर में 100 कार्बन निकाल रहा है तो उसमें से 9.82% कार्बन हमारा मध्य प्रदेश का जंगल सोख रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे 2070 में जो कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है उसमें मध्य प्रदेश के जंगल कितने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक आप वृक्षारोपण करें, अपने आसपास पेड़ नहीं काटें, अनावश्यक हो तो पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटें, बाकी उनका संरक्षण करें, और पेड़ आपको नए पेड़ तो लगाने ही हैं। और साथ दोस्तों मैं एक और निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे गांव से जुड़े हुए वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं दोस्तों, थोड़े से हम 5-10 हज़ार के लालच में हमारे जो खेत किनारे या घरों में घर के जो बरामदा रहता है वहाँ पेड़ रहते हैं उनको काट देते हैं। तो प्लीज़ हम ऐसा ना करें गाँव के लोग। तो क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये हमें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चल जाएंगे दोस्तों, लेकिन पेड़ की कीमत फिर आप देख सकते हैं हमें कितना ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, और दोस्तों पेड़ों से ही पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। तो दोस्तों ये समस्या काफ़ी गाँव में बनी हुई है कि लोग थोड़े से पैसों के लालच में लगातार पेड़ काट रहे हैं। तो हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना है, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छित था। दोस्तों ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य में सर्वाधिक वन थे। तो पहला है हमारा मिजोरम, दूसरा ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश और फोर्थ है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पर था? तो हमारे मध्य प्रदेश में था। तो दोस्तों थोड़ा सा बाहर से आ जा रही है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करें, उसके लिए सॉरी। चलिए अगला देखते हैं हम। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित था? तो पहला है हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा है असम और फोर्थ है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसका भी दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा मध्य प्रदेश राज्य। तो 2017 की बात करें, 19 की बात करें, 21 की बात करें, 23 की बात करेंगे हम, जो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र है वो हमारा मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश की जो टोटल एरिया है उसका 25% भाग क्या है? तो हमारा फॉरेस्ट है। इसलिए दोनों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार पाया गया था? दोस्तों सबसे ज्यादा वन किस जिले में हमारे पड़े थे? तो पहला हमारा छिंदवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन हमारा श्योपुर में, तीसरा ऑप्शन हमारा बालाघाट में और फोर्थ है हमारा बैतूल में। क्या है? बैतूल में। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बालाघाट में। दोस्तों बालाघाट एक ऐसा जिला है जहाँ पर अपने टोटल एरिया का 50% से अधिक वन है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 53% वन है। जैसे ये मान लो आप इसका जिला का 100% जो क्षेत्रफल है उसका 53% हिस्सा यहाँ पर क्या है? वो है फॉरेस्ट। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वनों का विस्तार हुआ था? तो हमारा आंसर रहेगा हमारे बालाघाट जिले में। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन प्रतिशतता की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा उज्जैन में, दूसरा है शाजापुर में, तीसरा हमारा रतलाम में और फोर्थ है हमारा सिवनी में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा उज्जैन जिले में। किसमें? उज्जैन जिले में। और मैं उज्जैन जिलों से ही बिलोंग करता हूँ। उज्जैन से मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे जिले में 1% से भी कम वन है। अगर मानो दोस्तों हमारे उज्जैन जिले का टोटल क्षेत्रफल 100 है तो उसका 1% भी हमारे यहाँ पर वन नहीं है उज्जैन जिले में। तो सबसे न्यूनतम वन किस जिले में पाए जाते हैं? तो हमारे उज्जैन जिले में ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला है हमारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन काटे गए थे? तो पहला हमारा राजगढ़ में, दूसरा हमारा शाजापुर में, तीसरा ऑप्शन हमारा धार में और फोर्थ ऑप्शन हमारा सीहोर जिले में। कहाँ पर? सीहोर जिले में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सीहोर जिले में। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सीहोर जिले में सर्वाधिक वन काटे गए थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं? इन दोस्तों जो हमारा 2017 में रिपोर्ट आई थी उसके बाद 2019 में आई, तो ये बोल रहा है कि उस समय मध्य प्रदेश का 2017 के मुकाबले 19 में वन बढ़ा है। हालांकि मानने में थोड़ी बात अजीब लगेगी कि वन क्षेत्र बढ़ कैसे गया 2 साल के अंदर, क्योंकि पेड़ों को बड़ा होने में ही समय लगता है। फिर भी हम देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा 68.49 वर्ग किलोमीटर, दूसरा हमारा 75.45 वर्ग किलोमीटर, तीसरा हमारा ऑप्शन 55.45 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ हमारा 47.12 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 47.12 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 68.49 वर्ग किलोमीटर। यानी दोस्तों 2017 के मुकाबले 2019 में मध्य प्रदेश में 68.49 वर्ग किलोमीटर वन में बढ़ोतरी हुई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहाँ स्थित है? तो कौन सी इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हमारा पंचमढ़ी में, दूसरा जबलपुर में, तीसरा हमारा सिवनी में और फोर्थ ऑप्शन हमारा बालाघाट में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका पंचमढ़ी में। तो इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर? पंचमढ़ी में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके कुल क्षेत्रफल का 1% भी जंगल नहीं है? दोस्तों टोटल एरिया का 1% भी यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है। तो पहला है हमारा शाजापुर जिला, दूसरा ऑप्शन हमारा उज्जैन, तीसरा ऑप्शन हमारा सीहोर और फोर्थ हमारा नरसिंहपुर। क्या है? नरसिंहपुर। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा उज्जैन जिला है, वन एंड ओनली, जहाँ पर फॉरेस्ट ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? हमारा उज्जैन जिला। यहाँ पर दोस्तों 1% से भी कम वन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धड़ल्ले से वनों की कटाई हो रही है। ना तो कोई फॉरेस्ट विभाग रोक रहा है, ना कोई प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा उज्जैन जिला, यहाँ पर 1% से भी कम वन है। अगला हमारा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है? तो दोस्तों जो हमारा टोटल एरिया है मध्य प्रदेश का, उसके कितने प्रतिशत भाग पर जंगल है मध्य प्रदेश में? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम 26.15%, दूसरा ऑप्शन हमारा 25.11%, तीसरा ऑप्शन है 25.14% और
चौथा ऑप्शन है हमारा 27.18% क्या है, 27.18%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन थर्ड 25.14%। तो 2019 के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश के 25.14% भाग पर क्या है, वो हमारे जंगल है, फॉरेस्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी कि अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है। प्रश्न फिर से रिपीट करूंगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारे 20 जिले, दूसरा ऑप्शन हमारा 22 जिले, तीसरा ऑप्शन हमारा 21 जिले और फोर्थ ऑप्शन हमारा 17 जिले। क्या है, 17 जिले। तो दोस्तों 17 जिले ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जहां पर अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है, यानी कि कम घनत्व वाले जंगल है हमारे 17 जिलों में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है। तो हमारा कौन सा जिला है जहां पर अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा झाबुआ, दूसरा है हमारा अलीराजपुर, तीसरा ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों और फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा झाबुआ और अलीराजपुर जिले हैं, यहाँ पर अधिक घनत्व वाले जंगल नहीं है, जंगल तो हैं लेकिन वो कम घनत्व वाले हैं। और दोस्तों सबसे ज्यादा घनत्व वाले जंगल कहाँ पर है, तो हमारे बालाघाट जिले में। कहाँ पर, बालाघाट जिले में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों का वन क्षेत्र 10% से भी कम है। तो दोस्तों टोटल कितने जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में जिनका 1% 10 से भी कम है। तो पहला हमारे 12 जिले हैं, दूसरा ऑप्शन 8 जिले, तीसरा ऑप्शन हमारा 15 जिले और फोर्थ ऑप्शन हमारा 10 जिले। क्या है, 10 जिले। तो करेक्ट आंसर रह जाएगा इसका टोटल 10 जिले। तो टोटल हमारे पास मध्य प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जिनका 1% 10 से भी कम है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में 50% से ज्यादा वन पाए गए। दोस्तों कौन सा जिला है जहां पर 50% से अधिक वन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बालाघाट, दूसरा है उमरिया, तीसरा हमारा श्योपुर और फोर्थ ऑप्शन हमारा ए और स दोनों, यानी कि ए और स दोनों। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन 4 ए और स दोनों। तो दोस्तों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो एक तो बालाघाट जिला है और एक श्योपुर जिला, दोनों में ही 50% से अधिक होने। क्या है, 50% से अधिक होने बालाघाट और श्योपुर जिले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों कौन सा जिला है जहां पर फॉरेस्ट बढ़ा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन पन्ना जिला, दूसरा है हमारा खंडवा जिला, तीसरा है हमारा शहडोल जिला और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों हमारा पन्ना जिला। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों पन्ना जिले में फॉरेस्ट बढ़ा है, यानी कि यहाँ पर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। और पन्ना जिले में कौन सा फेमस हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना टाइगर रिजर्व भी है ना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के उज्जैन जिले में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए गए हैं। तो दोस्तों एक आपको पता होगा कि हमारा उज्जैन जिले में 1% से भी कम वन है, लेकिन वो भी कितना कम है एग्जैक्ट बताना है हमें। तो पहला है हमारा 0.68%, दूसरा हमारा 0.59%, फिर तीसरा ऑप्शन हमारा 1.2% और फोर्थ है हमारा 1%। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 0.59%। तो दोस्तों जो हमारा उज्जैन जिला है इसके कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 0.59% भाग ही हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट जंगल है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के बालाघाट जिले में वनों का प्रतिशत है। दोस्तों जो हमारे बालाघाट जिला है यहाँ पर वनों का प्रतिशत कितना है। तो पहला देखते हैं हम 53.88%, दूसरा ऑप्शन हमारा 53.44%, तीसरा हमारा 48.44% और फोर्थ है हमारा 43.48%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्या है, ऑप्शन सेकंड 53.44%। दोस्तों जो हमारा बालाघाट जिला है यहाँ पर 50% से भी हमारा अधिक वन है और एग्जैक्ट नंबर क्या है 53.44%। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। दोस्तों कौन सा एरिया है जहाँ पर सर्वाधिक वन है हमारे। तो पहला हमारा विंध्य कैमूर श्रेणी, दूसरा ऑप्शन हमारा मुरैना शिवपुरी पठार, तीसरा है हमारा भांडेर पठारी क्षेत्र और तीसरा ऑप्शन हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्या है,
सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो जो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, यहाँ पर सर्वाधिक वनों का विस्तार है। क्या है? सर्वाधिक वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर सोल, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, क्या है? जो हमारा साल वृक्ष होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। तो कितने प्रतिशत भाग पर यहाँ पर सोरिया रोबस्टा या साल के वनों का विस्तार है? तो पहला ऑप्शन हमारा 3.9%, दूसरा है हमारा 4.9%, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 4.15% और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 3.68%। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है 4.15%। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो हमारे साल के वन है वो सिर्फ 4.15% भाग पर है, उनका विस्तार है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम याद रखें आप, सोरिया रोबस्टा। साथ दोस्तों ऐसे प्रश्न एमपीएसआई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं फिर सारे ही वैज्ञानिक नाम एक ही वीडियो में बना दूंगा। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा वो, जिसमें हम 300 से अधिक वैज्ञानिक नामों को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो थोड़ा इसलिए आप वीडियो को थोड़ा शेयर करें और वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। 1 से 2 मिनट देखने में काम नहीं चलेगा, 1 घंटे का वीडियो तो आपको 1 घंटे पूरा देखें उसको, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर सागौन, जिसका वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस, वनों का विस्तार पाया जाता है? और दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। कब? तो जो हमारा एमपीपीएससी 2014 में हुआ था, फिर से एमपीपीएससी वैकेंसी आने वाली है, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर सागौन वनों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा 14.86%, दूसरा ऑप्शन है 14.36%, तीसरा हमारा 19.75% और फोर्थ हमारा 19.38%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.36%। दोस्तों जो हमारे सागौन के वन है वो मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट के 19.36% भाग पर पाए जाते हैं, यहाँ पर उनका विस्तार है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रदेश के किस जिले में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष? तो किस जिले में हमारे सागौन वन पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा बैतूल में, दूसरा होशंगाबाद में, तीसरा हमारा छिंदवाड़ा में और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बैतूल जिला, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा तीनों में हमारे सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 कि जो हमारे सागौन वन है वो बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? दोस्तों यानी जो साल और सागौन वृक्ष हैं इन दोनों में कौन सी विशेषता है जो कि दोनों में पाई जाती है, दोनों की निकट विशेषताएं, तो हमें बताना है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा स्टेट इंजीनियरिंग 2014 में पूछा गया है। किसमें? स्टेट यानी कि राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा 2014 में इसको पूछा है। तो पहला है हमारा ऑप्शन, इनमें शंकु आकार के पत्ते होते हैं, दूसरा होता है इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, तीसरा ऑप्शन है इनके व्यापक पत्ते होते हैं और फोर्थ हमारा इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे इनके व्यापक पत्ते होते हैं। व्यापक पत्तों से अर्थ है कि पत्ते बहुत बड़े होते हैं, 1 से 1.5 फीट के दोस्तों सागौन और साल वृक्ष के हमारे पत्ते होते हैं। तो जो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं, इन पेड़ों में निम्न में से कौन सी निकटतम विशेषता है? तो वही है कि इनके पत्ते व्यापक होते हैं। इनके पत्ते दोस्तों काफी बड़े डायमीटर के होते हैं, 1 से 1.5 फीट के, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनके पत्ते व्यापक होते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट सागौन वृक्षों का जंगल कहाँ पर जाता है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा है। तो जो हमारा उत्कृष्ट सागौन वृक्ष है वो किस जंगल में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम संजय अभ्यारण्य में, दूसरा हमारा सतपुड़ा अभ्यारण्य में, तीसरा हमारे कान्हा अभ्यारण्य में और फोर्थ है हमारे रातापानी बाघ अभ्यारण्य में। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारे जो रातापानी बाघ अभ्यारण्य हमारा रायसेन जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट सागौन वृक्षों के जंगल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। और दोनों ही प्रीवियस क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग में पूछा गया था, एमपीएसआई में पूछा गया। बने रहे हमारे साथ आप, एक से एक आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मिश्रित वन पाए जाते हैं? दोस्तों मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से जिले हैं वो? तो पहला ऑप्शन हमारा भोपाल, दूसरा है सागर, तीसरा है हमारा जबलपुर और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितने भी जिले दिए हैं, सागर, भोपाल और जबलपुर, इनमें कौन से वन पाए जाते हैं? तो मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर संरक्षित वनों का विस्तार पाया जाता है? तो पहला है हमारा 53.56%, दूसरा ऑप्शन हमारा 32.84%, तीसरा है हमारा 65.95% और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32.84%। कितना हो जाएगा? 32.84%। दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है उसके लगभग
32.84% क्षेत्र पर हम संरक्षित वनों का विस्तार है, किसका, संरक्षित वनों का। और दोस्तों आरक्षित और संरक्षित वनों में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। अगला प्रश्न है, लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का विस्तार है। जो हमारा आरक्षित वन है इनका कितने किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, 61,886 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हमारा 64,885 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 61,200 वर्ग किलोमीटर। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 63,900 वर्ग किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 61,886 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 61,886 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों आरक्षित वनों का विस्तार है। अच्छा दोस्तों, आप काफी कंफ्यूजन होता होगा कि हम ऐसे ये संख्या कैसे याद करें, 61,000, 62,000, 74,000। तो दोस्तों सिर्फ 7 से 8 ही ऐसे आंकड़े हैं जो थोड़े बड़े हैं और किलोमीटर में, तो उनको आप एक कागज में अलग से लिख लें और 2 से 4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा। और कभी प्रश्न ऐसे परीक्षा में आ जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आप जो इससे आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं उनको अलग से कॉपी में लिख लें, पढ़ते समय उनका थोड़ा नोट्स टाइप बना लें, उनको 1 से 2 बार रिवीजन करें तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो जो हमारा आरक्षित वनों का विस्तार है वो है 61,886 वर्ग किलोमीटर में। साथ दोस्तों को पेपर से 1-2 दिन पहले भी थोड़ा सा रिवीजन कर ले, विशेष ध्यान रखें, तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी इनको याद करने में। और जो अगर प्रश्न आ गया तो आपका प्रश्न भी सही होगा। क्योंकि दोस्तों अब आपको मैं बात बता दूं कि मान लो अगर हमारा 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो वो भी लिया है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, तुक्के मार के 50 लिया है। लेकिन जो आखिरी के 20 नंबर जो हमें मेरिट से लाने होते हैं वो सिर्फ पढ़ने वाला ही बच्चा लाता है। कौन लाता है, जो डेली पढ़ाई कर रहा है, डेली बेसिस पे पढ़ रहा है, रिविजन कर रहा है, और इनका हमें नोट्स बनाने और रिविजन करने, तभी हम जो ऊपर के 20 नंबर वो लाएंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। वरना दोस्तों एक एवरेज बच्चा जो कभी पढ़ता नहीं वो भी पीबी एग्जाम में 50 नंबर तो लेता ही है, लेकिन बात कहाँ थी, ऊपर जो हमारे 20 नंबर है, 70 से 75 नंबर मेरिट में लाने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा और नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रदेश के किस वन व्रत में सर्वाधिक आरक्षित वन पाया जाता है। दोस्तों वन व्रत क्या होते हैं, तो ये दोस्तों जिलों के समूह होते हैं। जैसे हमारा उज्जैन संभाग है, ऐसे दोस्तों उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, ऐसे अलग अलग वन विभाग के व्रत होते हैं, उनको हम संभाग ही बोल सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो वन व्रत में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। तो पहला हमारा शाजापुर, दूसरा है उज्जैन, तीसरा हमारा ऑप्शन खंडवा और फोर्थ है हमारा छतरपुर। क्या है, छतरपुर। तो करेक्ट आंसर हो दोस्तों हमारा खंडवा। जो खंडवा वन व्रत है वहां पर सर्वाधिक आरक्षित वन हमारे पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। उज्जैन भी एक वन व्रत है। क्या है, उज्जैन भी एक वन व्रत है, छतरपुर भी एक वन व्रत है, लेकिन शाजापुर एक वन व्रत नहीं है। शाजापुर जो दोस्तों है वो हमारे उज्जैन वन व्रत का ही हिस्सा है। तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पर है, तो हमारे खंडवा वन व्रत में है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस वन व्रत में न्यूनतम आरक्षित वन पाए जाते हैं। दोस्तों कितने न्यूनतम आरक्षित वन है, तो पहला देखते हैं हम छतरपुर में, दूसरा हमारा खंडवा में, तीसरा है उज्जैन में और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा छतरपुर। क्या है, छतरपुर। तो जो हमारा छतरपुर वन व्रत है यहाँ पर न्यूनतम आरक्षित वन हमारे पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं या अवर्गीकृत वन हमारे विस्तृत है। तो पहला हमारा 2.6%, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 2.8%, तीसरा है हमारा 2.2% और फोर्थ है हमारा ऑप्शन 1.8%। क्या है, 1.8%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1.8%। क्या होगा, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र है उसके 1.8% भाग पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं या अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी। तो जो वन नीति जो हमारी वो किस वर्ष में हमने लागू करी थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1954, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा ऑप्शन है 1952 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1958। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन नीति हमने 1952 में लागू करी थी। याद रखें आप, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में किस वर्ष प्रथम वन नीति को संशोधित एवं संवर्धित कर नवीन वन नीति लागू की। तो दोस्तों हमारी वन नीति 1952 में लागू हुई थी, उसको बाद में उन्होंने संशोधित कर दिया और संवर्धित कर दिया, फिर उसको वापस से कब लागू किया, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला हमारा 4 अप्रैल 2005, दूसरा है हमारा 10 अप्रैल 2004, तीसरा ऑप्शन हमारा 10 मई 2005 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 19 जुलाई 2003 को। कब, 19 जुलाई 2003 को। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा 4 अप्रैल 2005 को। तो जो हमारे प्रदेश में प्रथम वन नीति थी उसको संशोधित और संवर्धित करके हमने 4 अप्रैल 2005 को लागू किया। कभी दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई, तो 1952। कभी ऐसा प्रश्न जाए कि दूसरी वन नीति कब लागू की गई, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 4 अप्रैल 2005 को। कब, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है
कि मध्य प्रदेश में द्वितीय वन नीति कब लागू की गई, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 4 अप्रैल 2005। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? कौन सा? तो संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, इनका गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन हमारा 26 अक्टूबर 2001 को, दूसरा हमारा ऑप्शन 5 सितंबर 2001 को, तीसरा हमारा 5 अक्टूबर 2001 को, और फोर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन 24 अक्टूबर 2001 को। कब? 24 अक्टूबर 2001 को। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा 24 अक्टूबर 2001 को। तो मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन हमने 24 अक्टूबर 2001 में किया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 18-19 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वित बकरलीफ योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले को सम्मिलित किया गया था? तो योजना का नाम हो जाएगा बकरलीफ। कौन सी? बकरलीफ योजना, जो कि हमारी केंद्र सरकार चला रही है। तो इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के कौन से जिले को सम्मिलित किया गया? तो पहला हमारा ऑप्शन सिवनी जिले को, दूसरा ऑप्शन हमारा होशंगाबाद जिले को, तीसरा ऑप्शन हमारा छिंदवाड़ा जिले को, और फोर्थ ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी को। किसको? उपरोक्त सभी को। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों उपरोक्त सभी। तो बकरलीफ योजना के अंतर्गत सिवनी जिला, होशंगाबाद जिला और छिंदवाड़ा जिला तीनों ही सम्मिलित किए गए हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है? वही दोस्तों जैसे हमारे टोटल 10 संभाग हैं, तो ऐसे वन क्षेत्रीय मंडल है। तो मध्य प्रदेश वन विभाग को हमने कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया है? तो पहला हमारा है 15, दूसरा है 16, तीसरा ऑप्शन है 13 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों हमारा 16। तो मध्य प्रदेश को हमने 16 क्षेत्रीय मंडलों में, ये क्षेत्र 16 वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और प्रश्न मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है, यानी कि भैया कंधे पर अगर 2 सितारे लगाने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। हम दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमारी तरफ से, बस आप भी थोड़ा हमारा साथ दें। तो मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने प्रतिशत या कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 16 मंडलों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट के निर्माता कौन है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखें आप, इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट। इसके निर्माता कौन है? तो पहला है हमारा शशिधर वेम्पाला, दूसरा है हमारा लीला भंसाली, तीसरा ऑप्शन है हमारा शरद सक्सेना और फोर्थ है हमारा राजीव शर्मा जी। कौन है? सॉरी राजीव वर्मा है, शर्मा नहीं है। तो भैया ना तो वर्मा जी को नाराज होना ना शर्मा जी को, दोनों से माफी। तो ऑप्शन 4 क्या है हमारा? राजीव वर्मा। क्या है? राजीव वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है हमारा शशिधर वेम्पाला। तो दोस्तों जो हमारी इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट है, इसको शशिधर वेम्पाला जी ने बनाया है। तो इसके निर्माता कौन है हमारे? वो है शशिधर वेम्पाला। और हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है इस्माइल ऑफ फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बोलते हैं, जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? चलिए फिर से प्रश्न रिपीट करता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर स्थापित किया गया है? तो पहला ऑप्शन हमारा सतना जिले में, दूसरा है इंदौर जिले में, तीसरा ऑप्शन हमारा राजगढ़ जिले में और फोर्थ ऑप्शन हमारा बैतूल जिले में। कहां पर? बैतूल जिले में। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बैतूल जिले में। कहां पर? तो देश या राज्य का प्रथम कार्बन फ्लक्स टावर हमारे बैतूल जिले में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तेंदुपत्ता संसाधन है? दोस्तों जो तेंदुपत्ता होते हैं ये किस जिले में हमारे सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो पहला हमारा इंदौर जिले में, दूसरा हमारा जबलपुर में, तीसरा ऑप्शन हमारा सागर में और फोर्थ हमारा खंडवा में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों सागर जिले में। तो सर्वाधिक तेंदुपत्ता संसाधन हमारे सागर जिले में पाए जाते हैं। कहां पर? सागर जिले में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो सर्वाधिक तो हमारे सागर जिले में, लेकिन यह प्रश्न सबसे कम पूछ रहा है। तो देखते हैं, पहला है हमारा भिंड जिला, दूसरा है रतलाम, तीसरा ऑप्शन है जबलपुर जिला और फोर्थ ऑप्शन हमारा इंदौर जिला। तो सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन दोस्तों इंदौर जिले में। कहां पर? इंदौर जिले में। और सर्वाधिक संसाधन है हमारे सागर जिले में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और ये भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा जेल प्रहरी 2009 में पूछा गया है। कब? जेल प्रहरी 2009 में। और वर्तमान में भी जेल प्रहरी की वैकेंसी लगभग शुरू ही होने वाली है, 20 जनवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांस उत्पादक क्षेत्र है? दोस्तों बांस का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस क्षेत्र में है? तो पहला है हमारा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़ में और फोर्थ है हमारा मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जो हमारे बांस है उसका सर्वाधिक उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और दोस्तों जो हमारा
भारत का हमारा पर्यावरण वन मंत्रालय है, उसने मध्य जो हमारा बांस होता है, इसको पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया है, इसको एक घास का दर्जा दे दिया है उन्होंने बांस को। तो दोस्तों इसको काटने में, बेचने में, उसके जो भी मटेरियल बनता है उसको बनाकर बेचने में अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों पहले इसको पेड़ का दर्जा मिला हुआ था, तो इसको जंगलों से काट कर लाने में और फिर बेचने में काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अभी दिक्कत नहीं है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांस उत्पादक क्षेत्र है, तो हमारा मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों वर्तमान में भी याद रखें, बांस अब एक प्रकार की घास है, इसको घास का दर्जा मिल गया है। तो अभी इस प्रकार प्रश्न में जाए कि बांस क्या है, पेड़ है, पौधा है, घास है, या तीनों है, तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ये घास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पीसी शर्मा को, दूसरा है गोपाल भार्गव को, तीसरा है हमारा विजय शाह को, और फोर्थ है हमारा ऑप्शन मीना सिंह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय शाह को, इसको कुंवर विजय शाह बोलते हैं इनको पूरा नाम। तो दोस्तों हमारा विजय शाह है, इनको राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे दोस्तों हमने मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग हैं, जितने भी विकास निगम हैं, उनके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है कि किस विकास निगम के, किस आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, वो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, इस वीडियो के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लेना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस का सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। किसका, जो हमारे बांस होते हैं, इसका सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा ग्वालियर में, दूसरा है सिवनी जिले में, तीसरा है हमारा शहडोल में, और फोर्थ ऑप्शन हमारा इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर जिले में। तो मध्य प्रदेश का बांस का सरकारी शोरूम हमने इंदौर जिले में स्थापित किया है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। इंदौर हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों हाल ही में जो हमारा इंदौर है, इसने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को भी होस्ट किया है। साथ ही जो मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसको भी हमारे इंदौर ने ही होस्ट किया है। तो ये भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं कि जो हमारा 7 से 9 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, उसको हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर ने होस्ट किया। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इंदौर। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को किसने होस्ट किया, तो उसका भी करेक्ट आंसर रहेगा इंदौर। फिर दोस्तों मध्य भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा इंदौर। और ये प्रश्न हमारा फॉरेस्ट गार्ड 2017 में पूछा गया, किसमें, फॉरेस्ट गार्ड 2017 में पूछा गया है। तो चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल जिले में स्थित लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क किस वृक्ष की प्रजातियों का रोपण करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना है। सॉरी, चलिए फिर से रिपीट करूंगा। भोपाल जिले में स्थित लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क किस वृक्ष की प्रजातियों का रोपण करने वाला मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना है। तो पहला है हमारा साल वृक्ष, दूसरा है हमारा सागौन वृक्ष, तीसरा है हमारा बांस, और फोर्थ है हमारा शीशम। क्या है, शीशम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बांस। क्या हो जाएगा, बांस। तो दोस्तों हालांकि बांस अब वृक्ष नहीं है, घास है। तो यहाँ प्रश्न में इन्होंने फिर भी वृक्ष लिख रखा है, यहाँ घास लिखना था। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन थर्ड बांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन कब किया गया। तो जो हमारा मध्य प्रदेश में बांस को लेकर भी मिशन चलता है, तो उसका गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन हमारा 3 जून 2014 को, दूसरा हमारा 3 जुलाई 2013 को, तीसरा ऑप्शन हमारा 3 जून 2012 को, और फोर्थ हमारा 5 अक्टूबर 2010 को। 5 अक्टूबर 2010 को। तो करेक्ट आंसर दोस्तों 3 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश में बांस मिशन की स्थापना की गई थी। तो याद रखें आप कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य बांस मिशन है, इसका गठन हमने किया था 3 जुलाई 2013 को। कब, 3 जुलाई 2013 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया। बांस शिल्प से दोस्तों मतलब है बांस से टोकरे बन जाते हैं, कुर्सियां बन जाती है, बैठने के लिए सोफे बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 15 जुलाई 2013, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 जुलाई 2014, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी 2012, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3 जून 2014। क्या है, 3 जून 2014। तो करेक्ट आंसर है 15 जुलाई 2013 को। तो मध्य प्रदेश बांस शिल्प विकास बोर्ड का दोस्तों गठन 15 जुलाई 2013 को किया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये पैसे वाले लाख नहीं है, जो चूड़े बनाने की लाख आती है। तो प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया। तो पहला है हमारा शहडोल में, दूसरा है सिवनी में, तीसरा है हमारा सतना में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उमरिया में। क्या है, उमरिया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हमारा उमरिया में। तो मध्य प्रदेश में सरकारी लाख का कारखाना दोस्तों किस जिले में है, तो हमारे उमरिया जिले में है। कब, कहाँ पर, उमरिया जिले में। और प्रीवियस क्वेश्चन एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया, और 17 के बाद से दोस्तों वैकेंसी भी नहीं है ये। तो इस साल चुनावी वर्ष है, तो लग रहा है कि वैकेंसी आ जाएगी।
तो आप डट कर पढ़ाई करें, जुड़े रहे हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश में लाख का सरकारी कारखाना किस जिले में, तो हमारे उमरिया जिले में है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों जो लाख के कीट होते हैं उनका संरक्षण केंद्र की स्थापना हमने कहाँ पर करी है, तो पहला है हमारा सीहोर जिले में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है हमारा जबलपुर में और फोर्थ है हमारा इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में। तो करेक्ट आंसर है जबलपुर जिले में। तो दोस्तों लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना हमने करी है जबलपुर जिले में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन यानी कि मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ द्वारा विपणन के उत्पादों के ब्रांड का नाम क्या रखा गया है। दोस्तों विपणन का मतलब होता है बेचना। तो जो मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन है, इसके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके विपणन उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारा गया है। तो पहला है हमारा विंध्य हर्बल्स, दूसरा है अरण्य हर्बल्स या अरण्य आयुर्वेदिक्स, फोर्थ तीसरा ऑप्शन हमारा चंबा हर्बल्स और फोर्थ पांचवा चलिए फिर से रिपीट करता हूँ। पहला ऑप्शन हमारा विंध्य हर्बल्स, दूसरा है अरण्य आयुर्वेदिक्स, तीसरा ऑप्शन हमारा चंबा हर्बल्स और फोर्थ है हमारा नर्मदा आयुर्वेदिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंध्य हर्बल्स के इस नाम से। तो जो हमारे मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ है, जो इसके प्रोडक्ट आते हैं उनको हमने विंध्य हर्बल्स के नाम से मार्केट में उतारा है। किस नाम से, विंध्य हर्बल नाम से। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया है, पटवारी 2017 में। और हाल ही में दोस्तों 4 जनवरी से मध्य प्रदेश पटवारी को फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं, आप एलिजिबल हैं, तो फॉर्म जरूर भरें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, मध्य प्रदेश में खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो जो हमारा खेर वृक्ष होता है उससे कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कत्था का क्या उपयोग है, तो दोस्तों कत्थे का उपयोग आपने देखा होगा पराय पान में भी लगाते हैं और थोड़ा बहुत डिजाइन बनाने मकान पर मांडना वगैरह में भी इसका यूज करते हैं। तो मध्य प्रदेश में खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थापित है। तो पहला है हमारा ऑप्शन शिवपुरी व बानमोर में, दूसरा ऑप्शन है हमारा बालाघाट व सिवनी में, तीसरा है हमारा इंदौर और भोपाल में और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सतना व शहडोल जिले में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे शिवपुरी और बानमोर में। तो खेर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना हमारे मध्य प्रदेश के एक तो शिवपुर जिले में और एक बानमोर में, तो दोनों ही जगह स्थित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। और ये भी एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में वन एवं पर्यावरण जो टॉपिक है, इससे एमपीएसआई में काफी सारे इन्होंने प्रश्न पूछे हैं एमपीएसआई वालों ने, तो आप इससे अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से खेर वृक्ष किन जिलों में पाया जाता है। दूसरे वही हमारा खेर वृक्ष है जिससे भी कत्था बना रहे थे हम, तो ये किन जिलों में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा शिवपुरी में, दूसरा है उमरिया में, तीसरा ऑप्शन है मुरैना में और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी में। कहाँ पर, उपरोक्त सभी में। तो करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी में। तो जो हमारा खेर वृक्ष है इससे कत्था बनाते हैं हम, वो हमारे शिवपुरी जिले, उमरिया और मुरैना तीनों ही जिलों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ICARDA इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, यानी सूखे क्षेत्र में इंटरनेशनल सेंटर है एग्रीकल्चर पर रिसर्च करने का, तो द्वारा ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ पर आरंभ किया गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज द्वारा ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म कहाँ आरंभ किया गया। और दोस्तों पल्सेस का मतलब होता है हमारी दाल। तो पहला ऑप्शन देखते हैं इंदौर में, दूसरा है हमारा भोपाल में, तीसरा ऑप्शन है हमारा सीहोर में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका सीहोर में। कहाँ पर, सीहोर में। जब भी दोस्तों हम देवास होते हुए भोपाल जाते हैं तो बीच में सीहोर के आगे एक फंदा नाम गाँव में, क्या है फंदा, तो उसी गाँव में दोस्तों ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है। आपने देखा भी होगा, कभी बाई कार या बाई व्हीकल गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, सीहोर में इसकी स्थापना की गई है। और दोस्तों प्रश्न हमारा एमपी पटवारी 2017 में पूछा गया है। कब, एमपी पटवारी 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में ICARDA, यही दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज, वही है ICARDA को किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों इसको जो प्रारंभ करने वाले कौन महापुरुष थे, तो पहला देखते हैं हम विष्णु कामत, दूसरा है हमारा योगेश चटर्जी, तीसरा है हमारा डॉक्टर संजय राजाराम और फोर्थ है हमारा बाबूलाल, क्या है बाबूलाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का डॉक्टर संजय राजाराव। कौन दोस्तों, तो जो डॉक्टर संजय राजाराम जी हैं, इन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन द ड्राई एरियाज की शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश सरकार की एक व्यापारिक एकाधिकार वाली उपज है। यानी दोस्तों कौन सी ऐसी फसल है जिसमें मध्य प्रदेश का व्यापारिक एकाधिकार है। तो पहला देखते हैं हम कपास, दूसरा है सागौन, तीसरा है हमारा गेहूं और फोर्थ है हमारा साल के बीज। तो करेक्ट आंसर दोस्तों साल के बीज। तो मध्य प्रदेश का एक व्यापारिक
अधिकार वाली उपज कौन सी, तो हमारे साल के बीज हैं, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में काफी साल के वन पाए जाते हैं, उनसे जो बीज निकलते हैं फिर उनका मध्य प्रदेश व्यापार करता है, तो साल के बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रश्न एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधे मिशन का कार्य नहीं है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में एक औषधीय पौधा मिशन भी चल रहा है, तो उसका कौन सा कार्य नहीं है। तो पहला देखते हैं हम, औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देना। फिर दूसरा है औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। तीसरा है औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करना। और फोर्थ है हमारा औषधीय पौधों की उत्पादन की ब्रांडिंग व बिक्री करना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। तो जो मध्य प्रदेश का औषधीय पौधा मिशन है, इसका ये दोस्तों ये कार्य नहीं है औषधीय पौधों का उत्पादन है उनकी ब्रांडिंग और बिक्री करना। इनकी बिक्री दोस्तों जो भी उनका उत्पादन कर रहा है किसान वो कहाँ भी कर सकते हैं, इसमें मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ये प्रश्न हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया कि इसमें पटवारी 2017 में। अच्छा फिर से देखते हैं मध्य प्रदेश का जो औषधीय पौधा मिशन है इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो दोस्तों औषधीय पौधों की खेती के लिए अनुदान देता है, बिल्कुल करेक्ट है। औषधीय पौधों की खेती के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है, यानी कि किसानों को जागरूक करता है। और फिर औषधीय पौधों की नर्सरी, यानी कि नर्सरी तैयार करके उनके उत्तम बीज तैयार कौन करता है, तो हमारा मध्य प्रदेश औषधीय पौधा मिशन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राज्य जहां पर सर्वप्रथम औषधीय पौधों और सुगंधित पौधों की खेती प्रारंभ की गई, यानी जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं और सुगंधित पौधे होते हैं इनकी खेती प्रारंभ की गई। तो पहला हमारा मध्य प्रदेश राज्य, दूसरा राजस्थान, तीसरा हमारा उत्तर प्रदेश और फोर्थ है हमारा छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती हमने प्रारंभ करी है, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। तो पहला हमारा अश्वगंधा, दूसरा है लेमन ग्रास, तीसरा ऑप्शन है बेल और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अश्वगंधा, लेमन ग्रास और बेल सभी प्रकार के औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और दोस्तों प्रश्न हमारा एमपीएसआई 2017 में पूछा गया, कहाँ पर एमपीएसआई 2017 में। और दोस्तों औषधीय पौधों की खरीदी बिक्री के लिए हमारे नीमच जिले में मंडी की स्थापना की गई है। तो जो मध्य प्रदेश का नीमच जिला है यहाँ पर औषधीय पौधों की खरीद बिक्री की जाती है। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि औषधीय पौधों की खरीदी बिक्री के लिए मंडी की स्थापना कहाँ पर की है, तो हमने नीमच जिले में करी है। और दोस्तों ये भी हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन है, एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। जो मध्य प्रदेश राज्य का वन विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो पहला है हमारा 24 जुलाई 1976, दूसरा है 24 जुलाई 1975, तीसरा ऑप्शन है हमारा 24 जून 1976 और फोर्थ है हमारा 24 जून 1975। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 24 जुलाई 1975 को। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1975। और दोस्तों प्रश्न हमारा पटवारी 2017 में पूछा गया है। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा, क्या बोलते हैं इसको, हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों हर्रा, आंवला, हर्रा और बहेड़ा, इनसे एक त्रिफला चूर्ण बनता है। तो दोस्तों हर्रा, बहेड़ा और आंवला तीनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट हमारे औषधीय पौधे हैं, इनसे एक त्रिफला चूर्ण बनता है, तो उसका एक पार्ट है हमारा हर्रा। तो मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में विद्यमान है। तो पहला देखते हैं हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी, दूसरा है हमारा नेमाड़ का मैदान, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड की उच्च भूमि और फोर्थ है हमारा मध्य भारत का पठार। क्या हो जाएगा मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है यहाँ पर बहुतायत हर्रा मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ग्रुप 2 2017 में पूछा गया और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में वैकेंसी निकली है। तो ग्रुप 2 2017 में पूछा गया था कि हर्रा का प्रमुख स्रोत किस क्षेत्र में, तो हमारी सतपुड़ा मेकल श्रेणी में है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है विथानिया सोमनीफेरा किस औषधीय पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो फिर से रिपीट करूंगा, विथानिया सोमनीफेरा किस औषधीय पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो पहला है हमारा हर्रे का, दूसरा अश्वगंधा का, तीसरा हमारा लेमन ग्रास का और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वगंधा। तो दोस्तों जो अश्वगंधा होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो है हमारा विथानिया सोमनीफेरा। आप याद रखें विथानिया सोमनीफेरा हमारा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी। तो कौन है हमारा मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना हमने कब करी थी। तो देखते हैं वर्ष 1984 में, दूसरा है वर्ष 1982 में, तीसरा है हमारा वर्ष 1989 में और फोर्थ है हमारा 1987 में। तो करेक्ट आंसर है वर्ष 1984 में। तो मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना हमने वर्ष 1984 में करी थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस यानी कि राज्य वन सेवा 2018 में पूछा गया था, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारी वनोपज होती है जो लघु वनोपज है, उसका प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अच्छा दोस्तों, प्रसंस्करण से क्या मतलब है? तो मान लो कि आलू है, फिर हमने आलू को प्रसंस्कृत कर दिया, उससे चिप्स बना दिए, उससे हमने फ्रेंच फ्राइज बना दिए, तो उसका प्रसंस्करण हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारी लघु वनोपज है उसके प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला हमारा भोपाल में, दूसरा इंदौर में, तीसरा ऑप्शन हमारा पन्ना में और फोर्थ ऑप्शन हमारा जबलपुर जिले में। कहाँ पर? जबलपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 भोपाल जिले में। तो मध्य प्रदेश लघु वनोपज प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र हमने भोपाल जिले में स्थापित किया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, पटवारी 2017 में पूछा गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का राज्य वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो ये हमारे जबलपुर में। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है, तो पहला हमारा वर्ष 1956, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1977, तीसरा हमारा वर्ष 1984 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1963। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1963। तो मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में की गई थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और कहाँ पर है? तो हमारे जबलपुर शहर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? और दोस्तों प्रश्न लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो पहला है हमारा इंदौर में, दूसरा ऑप्शन है भोपाल में, तीसरा है हमारा जबलपुर में और फोर्थ है हमारा ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। तो वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो हमारे भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमारे आईआईटी होते हैं, आईआईएम होते हैं, ऐसे दोस्तों वन के लिए भी एक भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। तो ये किस शहर में? तो हमारे भोपाल शहर में। और दोस्तों हमारा इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 18 कंटेक्स्ट हम बात कर रही है, आप एक बार 2022 में देख लें, कभी चेंज हो गए हुए तो आपका करंट अफेयर से थोड़ा इशू बन जाएगा, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जाएगा। तो 4 अप्रैल 2018 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला है हमारा डॉक्टर चिन्मय एस राठौर, दूसरा है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, तीसरा हमारा डॉक्टर प्रवीण सोलंकी और फोर्थ हमारे डॉक्टर उमेश प्रजापति। तो दोस्तों हमारे जो डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं इनको भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का निदेशक बनाया गया था। और ये दोस्तों प्रश्न ग्रुप 4 2018 में पूछ भी लिया है इन्होंने। कब? ग्रुप 4 2018 में। तो दोस्तों ये काफ़ी 18 की बात है, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से चेंज हो गए होंगे, तो आप थोड़ा सा नेट पर सर्च कर लें कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के निदेशक कौन है। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स का से जुड़ा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। तो आपका प्रश्न कभी परीक्षा में आ जाए तो गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? दोस्तों हमारा वन प्रदेश का जो फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें इसके द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो पहला हमारा कृषि मंथ, दूसरा है वन चेतना, तीसरा हमारा वनांचल संदेश और फोर्थ हमारा उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है वनांचल संदेश। तो जो दोस्तों मध्य प्रदेश वन विभाग है इसके द्वारा वनांचल संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? दोस्तों जो हमारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है इसके द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो पहला हमारा वानिकी संदेश, दूसरा हमारा लोक मंगल, तीसरा है वन धन और फोर्थ हमारा ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए और सी दोनों। तो दोस्तों जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है इसके द्वारा वानिकी संदेश और वन धन दोनों ही पत्रिकाओं का संपादन किया जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों ये तो हमारा राज्य वन अनुसंधान है, लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा देहरादून। कहाँ पर? देहरादून में। और राज्य वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो वो है जबलपुर में। दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम वन महाविद्यालय जिसकी स्थापना हमने बालाघाट में करी है, तो वर्ष पूछना कि किस वर्ष में की गई? तो वर्ष 1982 में, दूसरा ऑप्शन हमारा वर्ष 1979 में, तीसरा हमारा वर्ष 1996 में और फोर्थ हमारा वर्ष 1988 में। कब? 1988 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों वर्ष 1979 में। 1979 में हमने जो मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट महाविद्यालय है, प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज, इसकी स्थापना हमने बालाघाट में कर दी थी। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों प्रश्न हमारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो हमारा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला है हमारा सिवनी जिले में, दूसरा है छिंदवाड़ा जिले में, तीसरा हमारा जबलपुर में और फोर्थ ऑप्शन हमारा भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में।
तो करेक्ट आंसर रहेगा जबलपुर में। तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हमने कहाँ पर करी, तो हमने जबलपुर जिले में करी है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट है। सेकंड लास्ट स्लाइड है आज की हमारी, राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, कौन सा, तो राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान। तो पहला है हमारा छिंदवाड़ा में, दूसरा है जबलपुर में, तीसरा भोपाल और फोर्थ है हमारा सिवनी। क्या है, सिवनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सिवनी जिले में। तो राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हमारे किस जिले में, तो वानिकी जिले में। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वन संरक्षण से संबंधित शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो हमारा पुरस्कार है इसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और दोस्तों जो हमारी बिश्नोई कम्युनिटी होती है यह पर्यावरण के लिए, प्राकृतिक और जो हमारे पर्यावरणीय जीव होते हैं उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो दोस्तों जो बिश्नोई कम्युनिटी है इसको मैं विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और इनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन संरक्षण से संबंधित शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया। तो पहला है वर्ष 2008-9 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2002-2003 में, तीसरा ऑप्शन है 2013-2014 में और फोर्थ है 2004-2005 में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 2008-2009 में। तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 2008-2009 में की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, कौन सा, जो हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो पहला देखते हैं हम भोपाल में, दूसरा ऑप्शन है होशंगाबाद में, तीसरा है हमारा उमरिया में और फोर्थ है हमारा जबलपुर जिले में। कहाँ पर, जबलपुर जिले में। तो करेक्ट आंसर दोस्तों उमरिया जिले में। तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र हमारे उमरिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट या लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार की स्थापना कब की गई। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार की स्थापना कब की गई। तो पहला है हमारा 2004-2005, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2009-2010, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1998-99 और फोर्थ हमारा 2001-2002। तो करेक्ट आंसर है 2009-2010 में। तो बसामन मामा स्मृति प्राणी संरक्षण पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 2009-2010 में की गई थी। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न था, आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। सीधे आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।